नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में पाकिस्तान पर विदेश मंत्री का बयान, शांति के लिए बातचीत को बताया जरूरी, सुरक्षा और अखंडता पर समझौता नहीं। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा, राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग, केंद्र ने की घटना की निंदा। केरल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को न बुलाने पर लोकसभा में गतिरोध, कांग्रेस ने पीएमओ को ठहराया जिम्मेदार, गृहमंत्री का आरोपों से इनकार। संसद में गूंजा शकूर बस्ती का मामला, रेल मंत्री ने दी सफाई, राहुल ने कहा हम लड़ेंगे पीड़ितों की लड़ाई। खाने पीने की चीजें और भी महंगी, नवंबर में थोक और खुदरा महंगाई दर में इजाफा, लगातार चौथे महीने खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी। और आइए देखते हैं पहली खबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच दूरी क्षेत्रीय शांति के लिए अड़चन है। संसद में बयान देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि सरकार देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी पाकिस्तान यात्रा और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। हालांकि राज्यसभा में गतिरोध के बीच सुषमा स्वराज को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि समग्र वार्ता शुरू होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के विदेश सचिवों को वार्ता की रूपरेखा तय करने का काम सौंपा गया है कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। लोकसभा में बयान के बाद इस मसले पर चर्चा भी हुई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में कश्मीर का मुद्दा शामिल करने पर सवाल उठाए। डिस्कस एवरीथिंग इंक्लूडिंग टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर. What is there to discuss about Jammu and Kashmir? It's an integral part of India. Why are you discussing Jammu and Kashmir again? That has been the position of India all along. विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरोसे के आधार पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है। बात एनएसए लेवल की थी। एनएसए लेवल में कभी मैंडेट ये नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेटस पर बात कर सकते हैं। अगर आप उफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म। अब चूंकि टेररिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई कि पॉलिटिकल स्टेटस पर चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने संसद को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी। 6 दिसंबर को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें नवाज शरीफ के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता पर सहमति बनी थी। प्रणव गोस्वामी के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सुषमा स्वराज के संसद में दिए इस बयान पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व राजदूत विवेक काटजू जी हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, इस कड़वी हकीकत है कि जब बातचीत दोनों देशों के बीच रुकती है तब भी मैं कहूँ कि शोरगुल होता है, हंगामा होता है, फिर आरोप लगते हैं, और जब शुरू होती है तब भी कुछ इसी तरह का माहौल होता है। कई तरह की आशंकाएं आज हमने देखा कि संसद में सदस्यों ने उठाई। कितनी आपको दमदार लग रही हैं वो आशंकाएं, चाहे वो कश्मीर मुद्दे को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, और जो कहा विदेश मंत्री ने वाकई कितना मैं कहूं कि मजबूत आधार था, उसके पीछे या तर्क थे? देखिए, आशंकाएं तो स्वाभाविक हैं। भारत और पाकिस्तान के जैसे संबंध रहे हैं उसमें आशंकाएं तो रहेंगी। अब जहाँ तक ये भी एक सच्चाई है कि सुषमा जी ने जो कहा कि हमारा साझा
साझा इच्छा है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, शांति हो, प्रगति हो। लेकिन सवाल ये है जो मेरे जहन में है, वो ये है क्या ये पाकिस्तानी सेना की भी इच्छा है? क्योंकि जो एक रोड़ा हमेशा लगाते हैं वो पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना तो हमेशा मानती है कि भारत हमेशा शत्रु देश रहेगा। तो और पाकिस्तान की जो भारत नीति है उसकी अंतिम फैसला उस पर तो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष और उनके जो साथी जनरल हैं वो करते हैं। तो एक तो ये सवाल जी। फिर एक ये भी सवाल उठा आज कि जम्मू कश्मीर पे क्या एनएसएस ने बातचीत की। जो मेरे जहन में जो विचार आ रहा है वो ये कि एनएसएस के साथ साथ विदेश सचिव भी थे। उन्होंने क्या बातचीत करी? क्या वो शांत रहे, बिल्कुल खामोश रहे उस बातचीत के दौरान? और दूसरा, अगर आप संयुक्त बयान देखें जो कि एनएसएस की बातचीत के बाद जाहिर हुआ था, रिलीज हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई भी टेररिज्म की बात, आतंकवाद की बात नहीं थी। जम्मू कश्मीर उसमें यह था कि बातचीत हुई आतंकवाद पे, सीमा पर शांति बहाली की और जम्मू कश्मीर पर। लेकिन आज सुषमा जी ने इस पर स्पष्टीकरण किया है। अब वो स्पष्टीकरण अपनी जगह है। और कुछ लोग, कुछ सांसदों का जो एक मैं कहूँ कि आशंका थी साहब की, क्या वाकई बातचीत जब दोबारा शुरू हुई है और जब पटरी पर लाने की कवायद दोनों देशों की ओर से हो रही है, तो क्या भारत उसी पुराने ट्रैक पर, यानी कि जहां से बातचीत खत्म होती थी वहां से आगे बढ़ना चाह रहा है, या फिर पाकिस्तान जो शर्तें चाहता था बातचीत में उन शर्तों को मानते हुए वो बढ़ना चाहता है? देखिए, जो ऊफा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नवाज शरीफ ने जो फैसले किए थे उसमें ये था कि एनएसएस जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, वो आतंकवाद पे बातचीत दिल्ली में करेंगे। तो पहली तो ये चीज हुई कि आतंकवाद पे बातचीत दिल्ली में नहीं हुई, वो बातचीत हुई बैंकॉक में। और ये भी है कि उसके आतंकवाद के साथ साथ और विषयों पर भी बातचीत हुई। तो इसमें ये तो साफ है कि कुछ कंसेशन हमारी तरफ से हुआ है। लेकिन अब वो इतिहास है। अब हमें ये देखना है कि जो एक ये समग्र वार्ता का जो एक ढांचा और जो उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी वो किस प्रकार होगी। उसमें यह है कि अब एनएसएस के लेवल पर टेररिज्म पर बातचीत, आतंकवाद पे बातचीत होगी। तो क्या अभी हम कल्पना कर सकते हैं, सरकार को कुछ आश्वासन मिले हैं, ठोस आश्वासन मिले हैं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद कर रहा है, जो कि आतंकवाद उसकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है, एक लाजमी हिस्सा है, उसको क्या वो अब छोड़ देगा? क्या पाकिस्तान की जो मंशा है वो बिल्कुल बदल जाएगी? उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि वो मंशा बदल जाएगी। आगे दोनों देश साथ मिलके व्यापार कर सकेंगे और आगे प्रगति करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कित्ता, हमारा पूरा रीजन फायदेमंद, उसमें माहौल फायदेमंदी का बना रहे। लेकिन अभी आगे बहुत रास्ता पड़ा है, अभी हमें बहुत देखना है। और इतिहास तो कोई ये भरोसा नहीं देता है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि बार बार लोग यही कह रहे हैं और पूछना भी चाहते हैं सरकार से, काजू साहब, कि हम जिस तरीके का लचीला रुख इस वक्त पाकिस्तान के साथ अपना रहे हैं, यानी कि जिन मुद्दों को शामिल करने की बात हो रही है, अगर जो पाकिस्तान का दावा या वहाँ की मीडिया की ओर से है, और उसके बाद भी अगर आखिरी मौके पर जाकर वहाँ की सेना उस पर वीटो कर दे, तो फिर हम झुके भी, यानी कि हमने कुछ दिया भी और उसके बाद कुछ हासिल भी नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना का रवैया तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, उसमें तो मुझे अभी तक कोई ये एविडेंस नहीं दिखी है कि उसमें कोई भी बदलाव आया है। हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान के एनएसए जो अभी अभी रिटायर किए हैं, जनरल रहे थे, बलूचिस्तान में कोर कमांडर थे, उन्होंने शायद हमारे सुरक्षा सलाहकार से कुछ कहा हो। अगर कहा है तो वो अभी पब्लिक नहीं हुआ है। तो जो आशंकाएं, जो डाउट्स हमारे मन में हैं, वो तो रहेंगी। चलिए एक साहब, वक्त देने के लिए, इस पूरे अहम मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गियों को हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। झुग्गियों को हटाने को लेकर एक तरफ राज्य सरकार जहां रेलवे को दोषी बता रही है, वहीं मौके पर राजनीतिक नेताओं के दौरों से सियासत तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बयान दिया, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शकूर बस्ती जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर ली। उधर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार से इस पूरे मसले पर जवाब मांग लिया है। दिल्ली के शकूर बस्ती का ये इलाका सुर्खियों में है। शनिवार की रात में झुग्गियां हटाई गईं और सुबह होते होते मामले ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली सरकार रेलवे पर झुग्गियों को बिना जानकारी के हटाने का आरोप लगा रही है, तो रेलवे नियम और कानून का हवाला देकर अपनी कार्यवाही को सही ठहरा रही है। लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर बयान दिया। The encroachment on 12/12/2015 were removed when Delhi police gave go ahead at 11:50 hours and the whole exercise was completely peaceful without coercion. There was no midnight operation as reported. The child alleged to have died during the encroachment remol drive had expired much before the encroachment remol had commenced, as confirmed by the Delhi police. वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शकूर बस्ती जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ऐसी कार्यवाही करती है तो इलाके के लोग उन्हें सूचित करें और वो तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, मकान तो बने नहीं लेकिन झुग्गियां गिराने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बिना उनकी जानकारी के झुग्गियों को हटाया गया है। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है, और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बोले मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, कल मैं दिल्ली के जीएम को बुला के तलब करके उससे पूछूंगा कि ये झुग्गियां क्यों तोड़ी गई है। राजनीतिक पार्टियां नियम और कानून का हवाला दे रही हैं। रेलवे कह रही है कि उसे यहाँ टर्मिनल बनाना है, पार्टियां इसे गैर जिम्मेदाराना करार दे रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठिठुरती ठंड में जिन लोगों का आशियाना उजड़ा है उनका क्या होगा। करीब 500 झुग्गियों में रहने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे। दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ देना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भी अब एक ये फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है। शकूर बस्ती भी ऐसा ही एक मामला है जहां इनके उजड़े मकान देखने और अफसोस जताने तो हर कोई आता है, लेकिन सर पर छत देने की बात कोई नहीं करता। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा में आज पंजाब के अबोहर में दलितों पर हुए अत्याचार के मामले को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे राज्य सरकार का मामला बताते हुए सदन को चलाने की अपील की। गतिरोध के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोमवार को पंजाब में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस और बीएसपी ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की कि पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट है अकाली दल की और बीजेपी, ये आतंकवाद से भी बदतर है, शराब माफिया की सरकार है। कोई लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में नहीं है। मामला अति गंभीर है। इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इस तरह की दरिंदगी को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। जो भी गुनाहगार है उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम राज्य सरकार से भी अपील करेंगे और कोई भी गुनाहगार इसमें बचना नहीं चाहिए।
हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री के बयान के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। I am requesting the slogan shouting members to go back their seat. Your action is undemocratic. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। Go back to your places. You have no locus standing in the well, none whatsoever. पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। GST पर कांग्रेस से समर्थन हासिल करने की केंद्र सरकार की कोशिश जारी है, जिसके तहत आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के साथ बैठक की। ये बैठक संसद भवन परिसर में हुई और दोनों पक्षों के बीच GST पर गतिरोध से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में इस मसले पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस मसले पर अब सहमति बनाने के लिए आगे भी बैठक करने पर सहमति जरूर बनी। कांग्रेस संविधान संशोधन विधेयक में GST दर का उल्लेख चाहती है, जबकि वित्त मंत्री जेटली पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। And there were informal consultations on issues on which there have been ongoing parleys, and those issues still remain inconclusive and works in progress. We didn't have a structured discussion today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओमान चांडी को न बुलाए जाने को जनता का अपमान बताया है। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई भी बाधित हुई। उधर सरकार ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल 15 दिसंबर को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण होना है और इस कार्यक्रम में सीएम ओमान चांडी को न्योता नहीं दिया गया है। As per the actual schedule of the program, Honorable Prime Minister will unveil the statue and Honorable Chief Minister will preside over the function. But due to some unfair political move by the ruling party, the ruling party here, and the Chief Minister was dramatically excluded from the dice plan of the PM's program. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर सफाई दी। यह बात सच है, संभवतः उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके पहले वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन SNDP ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वहां के चीफ मिनिस्टर को लेकर संभवतः कोई विवाद खड़ा हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया कि इस कार्यक्रम में वहां के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को नहीं आना चाहिए। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, लेफ्ट, RJD, TMC और NCP ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल 15 दिसंबर को केरल की पिछड़ी जाति एजवा समुदाय की एक संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। सीएम ओमान चांडी ने फेसबुक पर पोस्ट कर खुद को न बुलाए जाने पर दुख जताया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पिछले एक साल में देश में FDI में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये बात केरल दौरे के पहले दिन त्रिशूर में कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है और देश में बड़ी संख्या में पूंजी निवेश भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार मछुआरों को लेकर एक नई नीति का ऐलान करेगी। एक साल के भीतर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। 40% से ज्यादा इंक्रीज होना, ये दुनिया का भारत पे भरोसा, भारत की युवा पीढ़ी पर भरोसा, भारत के लोगों के हुनर पर भरोसा, उसका कारण है कि आज दुनिया भारत में पूंजी निवेश के लिए आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने RSS पर आरोप लगाया है कि असम में बरपेटा के मंदिर में उन्हें जाने से रोका गया, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदिर में प्रवेश को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि RSS के कार्यकर्ताओं ने असम के बारपेटा के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान जानबूझकर परेशान किया। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था
और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या क्या रोका और कहाँ रोका? बरपेटा मंदिर में, बरपेटा 17 में मंदिर में क्या रोका? क्या क्या रोका? वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते हैं मुझे मंदिर से रोकने? उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आरएसएस को क्या संबंध है मंदिर? आरएसएस मंदिर चराते हैं क्या? मंदिर चराना, मस्जिद चराना, नहीं तो गुरुद्वारा चराना, नहीं तो चर्च चराना वहाँ धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया था कि उन्हें द्वारका के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिस पर सदन में कई दिनों तक गतिरोध बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर राज्य सरकार को परिणाम भुगतना होगा। शीर्ष अदालत के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति न करने पर राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने 24 अप्रैल 2014 को ही 6 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर लोकायुक्त की नियुक्ति न करने को लेकर जवाब मांगा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि राष्ट्रीय विमर्श में सभी समुदायों को जगह मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में इंदिरा गांधी स्मारक लेक्चर के दौरान ये बात कही। अल्पसंख्यकों की संवेदनाओं के सम्मान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हर समुदाय खुद को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा समझे। राष्ट्रपति ने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नजरिया विकसित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जीने के ऐसे तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें हर नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों के साथ साथ एक दूसरे के उत्तरदायित्वों के बीच हस्तक्षेप न करता हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा पर जोर दिया। National integration is essential for the idea of India to grow. With India emerging as an influential player in the international arena, the problems of our nation with a population of 1.28 billion can be successfully handled if we think together, work together and grow together. और बात महंगाई दर की। नवंबर में थोक और खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया। हालांकि थोक महंगाई दर अभी भी नेगेटिव बनी हुई है। नवंबर महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर -1.9% रही। वहीं अक्टूबर में थोक महंगाई दर -3.81%। खाने पीने के सामान महंगे हुए हैं। ये लगातार 13वां महीना है जबकि थोक मुद्रास्फीति 0 से नीचे रही। खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 5.2% हो गई जो अक्टूबर में 2.44% थी। अगर खुदरा महंगाई दर की बात करें तो नवंबर में ये बढ़कर 5.41% रही और अक्टूबर में ये 5% थी। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया। उत्तर भारत में सोमवार को तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से भी नीचे पहुंच गया। दिल्ली वासियों को खिली धूप के बावजूद भी ठंड से निजात नहीं मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड कम होने का अनुमान जताया है। कहीं धुंध ही धुंध तो कहीं आसमान से बरसती बर्फ और कहीं ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते लोग। उत्तर भारत में इन दिनों ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग अपनी अपनी तरह से ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। ठंड काफ़ी हो रही है भैया, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठंड काफ़ी हो रही है, ठंड के मारे रिक्शा भी नहीं चल पाता सुबह के समय। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग का स्की रिजॉर्ट -10 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार को खिली धूप के बीच सर्द हवाएं चलती रहीं। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साहब इतनी हो रही है कि 1 घंटे का रास्ता लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो रहा है क्रॉस यहाँ से चंदौसी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई है।
लेकिन तब तक उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने पुलिस अधिकारी डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता के जीवन पर किताब कॉट बाय द पुलिस का उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज विमोचन किया। कॉट बाय द पुलिस आनंद स्वरूप गुप्ता के अनुभवों और जीवन पर आधारित है। इस किताब को आनंद स्वरूप गुप्ता के संबंधियों ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आनंद स्वरूप गुप्ता की देश सेवा की तारीफ भी की। The book brings out the image of a dedicated, sensitive person who was a karma yogi, performing his duty with the deep dedication and commitment. तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। पाकिस्तानी नाव पर हमले के मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली को बर्खास्त कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2014 की रात लोशाली के आदेश पर गुजरात के पोरबंदर में तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी बोट पर हमला कर उसे जला दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर गैंगरेप के जुवेनाइल दोषी की रिहाई मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोषी नाबालिग को इसी महीने की 20 तारीख को रिहा किया जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की लगातार अनदेखी की जा रही है। शिमला में प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आग से झुलसकर घायल हो गए। ये कार्यकर्ता नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश मंगलवार से लागू हो जाएंगे। अब तेज गति या शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। मुंबई की एक अदालत ने पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 28 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पीटर मुखर्जी को शीना बोरा हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मूल के नेता प्रवीण गोवर्धन दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में महज एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार वित्त मंत्री की नियुक्ति की गई है। सऊदी अरब के निकाय चुनाव में 20 महिलाओं ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। मध्य फिलीपींस में आए तूफान की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 106 अंक बढ़कर 25,150 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 40 अंक की बढ़त के साथ 7,650 पर बंद हुआ।